नमस्ते नमस्कार दोस्तों। वीके विष्णु ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अनुज कुमार आप लोगों को सोशल साइंस 10वीं की सोशल साइंस की 80 प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसमें आपको हम 80 प्रश्न को विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं 80 प्रश्न इस प्रकार है। पहला देखते हैं क्या प्रश्न है। इनमें से क्या सामाजिक विभेद का इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। पहला है भाषा, दूसरा है धर्म, तीसरा है जाति और चौथा ऑप्शन क्या है डी, इनमें से सभी। अब देखते हैं इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। भाषा के आधार पर भी सामाजिक विभेद होता है, धर्म के आधार पर भी सामाजिक विभेद होता है और जाति के आधार पर भी सामाजिक विभेद होता है। तो इसका ऑप्शन होगा आंसर डी। आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। स्वतंत्रता का मूल अधिकार का संबंध है अनुच्छेद क्या है 19 से। अनुच्छेद किससे है? अनुच्छेद 19 से। स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किससे है? अनुच्छेद 19 से है। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। हाँ, तीसरा प्रश्न है इनमें से कहां सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तीसरा प्रश्न क्या है, इनमें से सर्वप्रथम कहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार कहां मिला? इंग्लैंड में। कहां मिला? इंग्लैंड में। कहां मिला? इंग्लैंड में। तीसरा का आंसर क्या होगा? इंग्लैंड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है। हाँ, इनमें से पंचायत की व्यवस्थापिका क्या है। इनमें से पंचायत की व्यवस्थापिका है ग्राम कचहरी। इसका आंसर क्या होगा? ग्राम कचहरी। इसका आंसर क्या होगा? ग्राम कचहरी। इसका आंसर क्या होगा? ग्राम कचहरी। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है। सूची 3 तरह के होते हैं। एक होता है राज्य समवर्ती सूची, एक होता है राज्य सूची और एक होता है संघ सूची। तो विदेश नीति को संघ सूची में रखा गया। विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची में। 5वां का आंसर क्या होगा? 5वां का आंसर होगा संघ सूची। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ। छठा क्वेश्चन है सूचना का अधिकार। छठा क्वेश्चन है सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ। राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई क्या होता है? आरटीआई इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन बिल कब पास हुआ? तो ये हुआ 2005 में पारित हुआ। राइट टू इंफॉर्मेशन बिल 2005 में पारित हुआ। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 7वां क्वेश्चन क्या है? 7वां क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे एसके डांगे। कौन थे? एसके डांगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे एसके डांगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड इनमें से किस पार्टी का विलय जनता इन हाँ हो जाता है। हाँ, इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? JDU जनता दल यूनाइटेड। इसके मुखिया फिलहाल में कौन है? नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। इसके मुखिया फिलहाल में कौन है? नीतीश कुमार, जो बिहार के क्या है? मुख्यमंत्री। बिहार के क्या है? मुख्यमंत्री।
तो किस पार्टी का विलय हुआ था? समता पार्टी का। क्या होगा आंसर? समता पार्टी। 8 का आंसर हो जाएगा डी, समता पार्टी का विलय हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? अब देखते हैं क्या है। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? यह है 42वां संविधान संशोधन। यह क्या है? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में आया था। 1976 में आया था। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। अगर तुमसे कोई पूछ दे या आपसे कोई पूछ दे कि मिनी संविधान संशोधन किसको कहेंगे, तो वो है 42वां संविधान संशोधन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन हाँ देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है? इनमें से कहां एकात्मक शासन व्यवस्था है? इनमें से कहां एकात्मक शासन व्यवस्था है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा श्रीलंका। इसका आंसर क्या होगा? श्रीलंका। भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, ना अमेरिका में एकात्मक शासन व्यवस्था है, ना कनाडा में एकात्मक शासन व्यवस्था है। एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था है श्रीलंका में। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या है। हाँ, इनमें से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? इनमें से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? विशेष राज्य का दर्जा बिहार को तो प्राप्त है नहीं। विशेष राज्य का दर्जा बिहार को तो प्राप्त है नहीं। इसको एलिमिनेट हम लोग कर देते हैं, इसको काट देते हैं, मान के चलिए इसमें नहीं है। उत्तर प्रदेश भी नहीं है। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है अरुणाचल प्रदेश को। किसको है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त? अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा अरुणाचल प्रदेश को प्राप्त है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है केंद्र में। अब 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन। अब बताइए, जब 1942 में संविधान संशोधन किया गया उसके बाद ही समझिए कि केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ, जिसमें जनता पार्टी की सरकार थी। सरकार किसकी थी? जनता पार्टी की सरकार थी। सरकार किसकी थी? जनता पार्टी की सरकार थी। इसके जो अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। आंसर क्या होगा 12वीं का? मोरारजी देसाई। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12वीं नंबर क्वेश्चन। हाँ, पानी के निजीकरण के कारण कहां जन संघर्ष शुरू हुआ? देखिए, पानी जल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, जल का निजीकरण हो जाता है। जल पे कोई अतिक्रमण कर लेता है, वही होता है निजीकरण। जैसे मान के चलिए कोई सरकार का कोई काम है जिसमें निजी आदमी के हाथ में दे दिया, तो वही हो गया निजीकरण। तो पानी के निजीकरण के लिए कहां जन संघर्ष हुआ था? यह है, इसका आंसर क्या होगा? बोलीविया। इसका आंसर क्या होगा? बोलीविया। क्या होगा आंसर? बोलीविया। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? अब बताइए, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? यह हुआ था 6 दिसंबर। क्या हुआ था? 6 दिसंबर 1946। 6 दिसंबर
1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत की आरक्षण का प्रावधान है? अब देखिए क्वेश्चन क्या है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006। अब इसे भी हम लोग समझ सकते हैं, बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब आया? तो 2006 आंसर कर सकते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण प्रावधान है? वो है 50%। क्या है? 50%। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? अब देखिए पंचायती राज अधिनियम के तहत जो ग्राम कचहरी का स्थापना किया गया उसका प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का हम लोग समझते हैं उसका प्रधान मुखिया ही होता है। हम लोग जानबे करते हैं कि इसका प्रधान मुखिया होता है। अगला क्वेश्चन है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? अब अगला क्वेश्चन क्या है, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया? यूनान को 25 मार्च 1821 को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया था। हालांकि इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता 1832 को मिली। कब मिली मान्यता? 1832 को मिली। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। हाँ, अब देखिए लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी थी? लाला लाजपत राय को तो आप लोग जानबे करते होंगे। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। साइमन की कमीशन के विरोध करते समय सर पे लाठी लगने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। क्या? तो लाला लाजपत राय ने मेजनी, क्या है इसमें आंसर? है मेजनी। हाँ मेजनी, आंसर क्या है इसका? मेजनी। लाला लाजपत राय ने मेजनी की जीवनी लिखी थी। उसके साथ साथ लाला लाजपत राय ने गैरीवाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण सिंह की भी जीवनी लिखी थी। तो इसका आंसर क्या होगा? लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी थी? मेजनी की। अब देखिए रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? यदि आपसे पूछता रक्त और लौह की नीति को अपनाया कौन था भारत में, तो हम लोग बलबन कह सकते थे। लेकिन यहाँ क्या है क्वेश्चन, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसका आंसर क्या होगा? बिस्मार्क। आंसर क्या होगा? बिस्मार्क। आंसर क्या होगा? बिस्मार्क। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाँ, राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था राइन राज्य संघ का निर्माण। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 में 16 जर्मन राज्य को मिलकर बनाया था राइन राज्य। नेपोलियन बोनापार्ट ने 16 जर्मन राइन राज्यों को मिलाकर बनाया था राइन राज्य संघ। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। हाँ, ब्रुसेन सेफ्ट नामक सभा की स्थापना किसने कहाँ हुई थी? ब्रुसेन सेफ्ट नामक संस्था की स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी जर्मनी में। जर्मनी में ब्रुसेन सेफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? जर्मनी में। कहाँ हुई थी? आंसर इसका क्या होगा? जर्मनी। आंसर क्या होगा? जर्मनी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? निम्नलिखित में से कौन
यूटोपियन, निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? इसका आंसर क्या होगा? सेंट साइमन। क्या होगा आंसर? क्या होगा? सेप्ट साइमन। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति। अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो अक्टूबर नाम से भी जाना जाता है। बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बोल्शेविक क्रांति अक्टूबर माह में हुई थी, इसीलिए बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर माह में हुई थी, इसलिए अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन था? इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन था? तो इसका आंसर होगा चेका। चेका एक गुप्त पुलिस संगठन था। चेका क्या था? एक गुप्त पुलिस संगठन था। नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है नरोत्तम सिंहानुक। नरोत्तम सिंहानुक, नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीतिक से संन्यास कब लिया था? नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीतिक से कब संन्यास लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1978। 1978। अगला क्वेश्चन है भारत में, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में, अगला क्वेश्चन है भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो रेलवे की शुरुआत हम लोग जानते हैं 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी पहली रेल। तो भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से की थी? गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की कहां से की थी? तो हम लोग ये भी जानते हैं कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो कहां पहुंचे? साबरमती, और साबरमती में ही उसका आश्रम था, तो वहीं से उसने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। दांडी यात्रा थी एक नमक सत्याग्रह के खिलाफ थी। नमक सत्याग्रह के कारण ही दांडी यात्रा की गई थी। और ये कहां से हुआ था? गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से की थी? तो यह साबरमती से। कहां से की थी? साबरमती से। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। स्वराज पार्टी जो है इसका प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था? इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। उसके बाद है क्या है अगला क्वेश्चन? इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो हम लोग जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था? बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था? तो बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत में पहली फैक्ट्री एक्ट कब
पारित हुआ? भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट 1881, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 को पारित हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर, जो भारत में व्यापार करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को ही समाप्त कर दिया? वो था चार्टर 1813 का, चार्टर 1813 का चार्टर अधिनियम। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना। सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? इनमें से क्या कारण था? तो हम लोग ये भी जानते हैं 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय बम्बई और नहीं पूना में प्लेग की महामारी फैली हुई थी। तो उसी समय की बात है ये। सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे का कारण क्या था? प्लेग महामारी। आंसर क्या होगा? प्लेग महामारी। अगला क्वेश्चन है सोम प्रकाश। अगला क्वेश्चन क्या है? सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर हमको हम लोग जानते हैं विधवा पुनर्विवाह के लिए, विधवा पुनर्विवाह के लिए सर्वप्रथम उसने विधवा पुनर्विवाह की अवधारणा को लाया ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, और सबसे पहले अपने ही लड़के को एक विधवा औरत से शादी करवा करके विधवा पुनर्विवाह को जागृत किया। तो सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। किसने किया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। न्यू इंडिया समाचार पत्र, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? तो न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट। किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट ने। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को हम लोग होम रूल लीग के आंदोलन के अनुसार इसको जोड़ते हैं। उसके साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम यदि महिला अध्यक्ष पूछे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यदि प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो हम लोग कह सकते हैं एनी बेसेंट। यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला पूछे तब हम कहेंगे सरोजिनी नायडू। लेकिन यदि आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता है? रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता है? तो रेशम मार्ग जो आरंभ होता है वह होता है चीन से। रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता है? चीन से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? मतलब क्या है? अभाव है। ऐसा नहीं कि विपन्न लिखा है तो यहां देखिए नेचुरल रिसोर्स पुअर, क्या बोलता है? विच ऑफ दीज कंट्रीज इन एक्सटर्नली पुअर इन नेचुरल रिसोर्सेज। तो समझ सकते हैं विपन्न में हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो इसका आंसर कुछ भी दे सकते हैं। तो अभाव है, इन देशों में प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है, तो इसका आंसर होगा जापान। इसका आंसर क्या होगा? जापान। कभी कभी होता क्या है जब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो समझ नहीं पाते हैं, हिंदी में कुछ और लिखा रहता है, इंग्लिश में कुछ और लिखा रहता है। वहां हम लोग बोलेंगे कि विपन्न का मतलब क्या होता है तो समझने में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए इंग्लिश भी जानना जरूरी है। तो पुअर समझेगा मतलब कमजोर, गरीब, पुअर मतलब तो गरीब होता है। अगला क्वेश्चन है इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य है? इसमें क्या है? इन में से किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? छोटा शॉर्ट में भी दिया हुआ है और बड़ा में भी दिया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान, रोहिल्ला
राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। 40 का आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। 41 सागर सम्राट क्या है? सागर सम्राट क्या है? सागर सम्राट जो है वह क्या है? सागर सम्राट जो है वह क्या है? तो अपतटीय तेल रिग क्या है? अपतटीय तेल रिग। सागर सम्राट क्या है? अपतटीय तेल रिग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। सागर सम्राट क्या है? तो अपतटीय तेल रिग। 41 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। 42 नंबर क्या कहा जाता है? 42 नंबर क्वेश्चन कि रूस के सहयोग से, आप देखिए क्वेश्चन क्या है, रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? रूस के सहयोग से, रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? तो क्या है? कुंडल परमाणु विद्युत गृह। कहाँ है ये? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। कुंडनकुलम परमाणु विद्युत गृह यह कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। किसके सहयोग से बनाया गया था कुंडनकुलम परमाणु विद्युत गृह? रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से बनाया गया था? रूस के सहयोग से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा समझ में गए, नॉर्मल सी बात है, झूठ को ही सुनहरा रेशा कहा जाता है। किसको कहा जाता है सुनहरा रेशा? झूठ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? झूठ को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त होता है? तो हम लोग समझते हैं, नॉर्मल सी बात है, अगर ऊन की बात करते हैं हम लोग भेड़, उसका ऑप्शन दे देते हैं, लेकिन इसमें भेड़ ऑप्शन नहीं होगा। भेड़ जो हम लोग क्या समझते हैं, ऊन किससे प्राप्त होता है? भेड़ से प्राप्त होता है। लेकिन अंगोरा ऊन, देखिए ऑप्शन में भी भेड़ दिया है, हम लोग कंफ्यूज होकर के भेड़ मार सकते हैं, लेकिन अंगोरा ऊन जो प्राप्त होता है वह होता है खरगोश से। ऐसा नहीं हम लोग भेड़ में नहीं मारेंगे, अंगोरा जो ऊन होता है वो किससे प्राप्त होता है? खरगोश से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाँ, भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहां स्थापित किया गया था? क्वेश्चन क्या है? भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहां स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, झारखंड। जमशेदजी टाटा। भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहां स्थापित किया गया था? झारखंड में। अगला क्वेश्चन क्या है? 46वां क्वेश्चन है, भोपाल, ये त्रासदी लिखा हुआ है, भोपाल गैस त्रासदी में, हाँ सही है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल जो गैस त्रासदी 1984 में हुआ था, 1984 में जो हुआ था उसमें क्या हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हजारों संख्या में लोग मारे गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह है NH44। क्या है? NH44, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? NH44। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन। यदि इसमें पूछता कि बिहार में कौन सा रेलवे जोन है, तो हम लोग कहते पूर्व मध्य रेल। क्या बोलते? पूर्व मध्य रेल। लेकिन यहां क्या कह रहा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे, हाँ भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन पूछ रहा है, तो होगा उत्तर रेलवे। क्या होगा? उत्तर रेलवे। यदि पूछता बिहार में, यदि पूछता क्वेश्चन रहता, क्वेश्चन क्या रहता? बिहार में, क्वेश्चन रहता बिहार में
कौन सा रेलवे जोन है, तब हम कहते पूर्व मध्य रेल। क्या कहते? पूर्व मध्य रेल। लेकिन क्वेश्चन क्या था? भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन है? तो उत्तर रेलवे। क्या होगा आंसर? उत्तर रेलवे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो वह है 1953। इसमें सबसे छोटी बात यदि हम लोग जान लें तो वायु परिवहन और रेल परिवहन में हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। फर्स्ट कारण हम बताते हैं। 1853 पूछे तो रेलवे बताएंगे, 1953 पूछे तो वायु परिवहन। हो गया ना, एक साथ दो क्वेश्चन का समाधान। अगर रेलवे पूछ दे तो 1853, अगर वायु पूछ दे, हवा जहाज जिसको बोलते हैं वायु परिवहन, तो उसको 1953 बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सदिया से धुबरी तक कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग? देखो, जल मार्ग होता है, हम लोग कहते हैं ना, हम लोग रोड से गुजरते हैं तो हो गया सड़क मार्ग, सड़क परिवहन उसका लीड करता है। फिर होता है एक वायु मार्ग, फिर क्या होता है? रेलवे मार्ग होता है ना। इस तरह से जल मार्ग भी होता है। तो सदिया से धुबरी तक जो जल मार्ग है, सदिया से जो धुबरी तक जो जल मार्ग है वह है जल मार्ग 2। सदिया से धुबरी तक जो है जल मार्ग, कौन सा जल मार्ग है? तो वह है जल मार्ग 2। इसका आंसर क्या होगा? जल मार्ग, राष्ट्रीय जल मार्ग 2, राष्ट्रीय जल मार्ग 2। अगला क्वेश्चन क्या है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? फाल्टा जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र का उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या फिर गुजरात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाँ, मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? सबसे अधिक मोनाजाइट जो होता है सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? इसका ऑप्शन है, पहला केरल, ए, बी है राजस्थान, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है महाराष्ट्र। तो मोनाजाइट सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो वह है केरल। कहां पाया जाता है बच्चों? मोनाजाइट सबसे अधिक कहां पाया जाता है? केरल में। कहां पाया जाता है? केरल में। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का काटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? भारत का काटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? भारत का काटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है सूरत या ऑप्शन डी है कोलकाता। इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा मुंबई। आंसर क्या होगा? भारत का काटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। हाँ, 54 नंबर क्वेश्चन है, कुद्रमुख में कौन सा खनिज पाया जाता है? कुद्रमुख में कौन खनिज पाया जाता है? देखो, झरिया में जैसे हम लोग समझते हैं कोयला पाया जाता है जो झारखंड में है। कुद्रमुख में लोह अयस्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोह अयस्क। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुद्रमुख में कौन खनिज पाया जाता था? लोह अयस्क पाया जाता है। लोह अयस्क हम लोग जानते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिटेराइट, यह लोह का अयस्क का नाम है। ठीक है। और त्रिवेणी नहर, अगला क्वेश्चन क्या है? त्रिवेणी नहर क्या है? त्रिवेणी नहर। देखिए क्वेश्चन कितना इजी पूछा गया। त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया? त्रिवेणी नहर का निर्माण हम लोग जब भी समझते हैं कि बिहार में पश्चिमी चंपारण, त्रिवेणी नहर में पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी पर, कहा किस नदी पे त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है? पश्चिमी चंपारण में गंडक, किस नदी पे? गंडक नदी पर। किस नदी पर बनाया गया? त्रिवेणी नहर का निर्माण कहां किया गया है? पश्चिमी चंपारण के गंडक नदी पे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाँ देखो, अब क्या है,
इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी में स्थित है? तो सीतामढ़ी में हम लोग जानते हैं कि बागमती नदी सीतामढ़ी से गुजरती है, तो बागमती परियोजना ही होना चाहिए। दुर्गावती तो होगा नहीं, सोन तो होगा नहीं, बनवार जलाशय परियोजना तो नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, बागमती नदी परियोजना। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अभ्रक उत्पादन में, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अब देखिए, अभ्रक जो उत्पादन होता है उसमें भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? पहला है या दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? तो अभ्रक उत्पादन करने में भारत नंबर 1 है विश्व में। अभ्रक उत्पादन करने में भारत नंबर 1 है पूरे विश्व में। सबसे अधिक यदि अभ्रक का उत्पादन जो किया जाता है तो वह पूरे विश्व में भारत में किया जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, चाय उत्पादन, चाय उत्पादन में अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? चाय उत्पादन में अग्रणी उत्पादन राज्य, पूरे भारत की बात पूछ रहे हैं कि भारत में चाय का अग्रणी उत्पादन राज्य कौन सा है? अगर भारत की बात करते हैं तो वह है असम। इसी तरह यदि आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि बिहार में यदि पूछ ले क्वेश्चन, बिहार में चाय का उत्पादन पूछे आपसे, बिहार में चाय का उत्पादन किस जिले में किया जाता है? तो बिहार में अगर चाय का उत्पादन किस जिले में किया जाता है? किशनगंज। किस जिले का नाम देंगे? किशनगंज। समझ में आया ना? बिहार में चाय का उत्पादन यदि पूछे आपसे किस जिले में किया जाता है तो किशनगंज बोलेंगे। कहां बोलेंगे? किशनगंज। यदि भारत में चाय का अग्रणी उत्पादन राज्य बोले तो वह है असम। क्या है? असम। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती? अब देखिए, एल्युमिनियम, अब अगर हम लोग साइंस पढ़े होंगे तो जानकारी होगा कि एल्युमिनियम किसका एल्युमिनियम का यस्क कौन सा है? बॉक्साइट, कोरोंडम और क्रायोलाइट। बॉक्साइट, कोरोंडम और क्रायोलाइट। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, लोयस्क, बॉक्साइट या टिन? तो एल्युमिनियम का यस्क क्या है? बॉक्साइट, कोरोंडम, क्रायोलाइट। तो बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ेगी ना, मैग्नीज को तो नहीं पड़ेगी, लोह के तो नहीं पड़ेगी, टिन की नहीं पड़ेगी। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट। अब देखिए 60वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? 50 सेंटीमीटर से कम, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को कौन स्थिति उत्पन्न होता है? वहां देखिए, अब सबसे कम जहां वर्षा होगा वहां तो बाढ़ तो आएगा नहीं, सुनामी तो आएगा नहीं, भूस्खलन तो होगा नहीं, तो सूखा होगा। आंसर क्या होगा? सूखा। आंसर क्या होगा? सूखा। 50% से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? तो सूखा। अगला क्वेश्चन क्या है? किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण जो माना जाता है वह गंगा है? नहीं। सोन है? नहीं। कोसी, पुनपुन? इसमें से आंसर क्या होगा? बिहार में कोसी नदी को बाढ़ का मुख्य कारण क्या माना जाता है? क्योंकि उत्तर दिशा से वह दक्षिण की ओर बहते हुए गंगा में फतुहा के पास मिल जाती है और कोसी नदी उत्तर बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण बनता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोसी नदी। और कोसी नदी को बिहार का यदि शोक आपसे पूछ ले, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोसी। बिहार का शोक भी किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को।
बिहार में बाढ़ आने का मुख्य कारण कौन सा नदी है? तो वह कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है, इन प्राकृतिक आपदाओं में बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है। तब यही समझ गए, यही क्वेश्चन है, इसको दोबारा बोल दिया इसमें। इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष पर प्रभावित करता है? तो सुनामी तो होगा नहीं, भूस्खलन तो होगा नहीं, बाढ़ होगा। क्या होगा? बाढ़। आंसर क्या हो जाएगा? बाढ़। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अधिकेंद्र, अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है? अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है? बाढ़ में अधिकेंद्र नहीं होता है, सूखा में अधिकेंद्र नहीं होता है, भूस्खलन में अधिकेंद्र नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप। भूकंप में अधिकेंद्र होता है। अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है? भूकंप से। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? अब देखिए, भारत में अगर जनसंख्या पूछे सबसे अधिक किस राज्य में है, तो वह है उत्तर प्रदेश। अगर बिहार की स्थिति क्या है इसमें, तो बिहार की स्थिति है तीसरा। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार की स्थिति कैसा है? तो वह है तीसरा। अगला क्वेश्चन क्या है? 65वां नंबर क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? प्रति व्यक्ति आय जो होता है, जो एक व्यक्ति कमाया, अगर हम जो कमाए वो मेरा प्रति व्यक्ति आय हो गया। तो प्रति व्यक्ति आय जो होता है इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय आय होगा नहीं, सीमांत आय होगा नहीं, कुल आय होगा नहीं, औसत आय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? औसत आय। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से भी जाना जाता है। प्रति व्यक्ति आय, इसका आंसर मेरे हिसाब से प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो प्रति व्यक्ति का जो कुल आय होगा, आंसर क्या हो जाएगा? बी, कुल आय। प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो कुल आय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित होता है? विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित होता है? तो व्यापार जो होता है वस्तु की विनिमय प्रणाली पर, वस्तु की विनिमय प्रणाली पर व्यापार आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, मैकलगन समिति का संबंध किससे है? मैकलगन समिति का संबंध किससे है? तो मैकलगन समिति का संबंध किससे है? सहकारिता से। किससे है? सहकारिता से। किससे है? सहकारिता से। मैकलगन समिति का संबंध किससे है? सहकारिता समिति। सहकारिता समिति से। किससे है? सहकारिता समिति से। मैकलगन समिति का संबंध किससे है? सहकारिता समिति से। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, लघु उद्योग की अधिकतम निवेश की सीमा क्या है? अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। निवेश, अगर कोई काम करने के लिए जितना हम पूंजी जो लगाते हैं, मान के चलिए हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, 5 लाख लगा दिए, 10 लाख लगा दिए, तो इसमें क्वेश्चन क्या है? लघु उद्योग किसके लिए पूछ रहा है? लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश की सीमा। आप इसमें लघु छोटा उद्योग, उसमें अधिकतम कितना पैसा आप लगा सकते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 करोड़। लघु उद्योग की अधिकतम निवेश की सीमा कितनी है? 5 करोड़। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग जो होते हैं उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आप देखिए, नीति आयोग पहले होता था योजना आयोग। क्या होता था? योजना आयोग। तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री। उसी के तर्ज पे नीति आयोग बनाया गया। उसका पदेन अध्यक्ष तो नॉर्मली सी बात है, जब
नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पे आया, तो इसका भी आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नॉर्मल सी बात है, सबको होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? मानव। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? मानव जो अपने परिश्रम से जो अर्जित धन करता है वह क्या कहलाता है? मानव जो अपने परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? वह उसका आय। मान के चलिए हम यहाँ अपने परिश्रम से जितना पैसा कमाएंगे तो मेरा आय हो गया ना। ऐसा नहीं कि वो निवेश हो गया। परिश्रम से जो अर्जित करता, अर्जित मतलब इकट्ठा करना, अर्जित मतलब इकट्ठा करना, व्यय तो व्यय नहीं हो गया, बचत नहीं हो गया, वह हो गया मानव परिश्रम से जो अर्जित धन क्या कहलाता है? वह है आय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? अब देखिए क्वेश्चन एक है, इसमें आंसर एक ही होना चाहिए, एक ही होगा, लेकिन इसको हम कई तरीकों से बता देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो हुआ, राष्ट्रीयकरण जब हुआ था वह हुआ था 1949 में। यदि कोई आपको पूछे आरबीआई, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की, आरबीआई की स्थापना हुई थी। लेकिन यदि आप इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा, इसका राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण कह रहा, तो राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1949। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1949। यदि इसी जगह पे आपको पूछ लेता भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो अगर इसके जगह यदि स्थापना आपसे पूछ लेता, स्थापना कब हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाता? 1935। लेकिन आपको क्या कहा है? राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1949। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? अब देखिए सामाजिक, इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? संचार, यातायात, शिक्षा या वित्त। सामाजिक आधारभूत संरचना, जब हम लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे तो सामाजिक आधारभूत संरचना का शिक्षा ही एक ऐसा है जो सामाजिक आधारभूत संरचना का एक भाग है। तो क्या है? शिक्षा। ऑप्शन क्या हो? सी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहां की गई थी? उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहां की गई थी? तो उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम अमेरिका में किया गया था। कहां किया गया था? अमेरिका में। कहां किया गया था? अमेरिका में। समझ में आया ना? कहां किया गया था? अमेरिका में। विश्व के, अगले क्वेश्चन है 75 नंबर, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे को जोड़ने वाली प्रक्रिया। अब देखिए विश्व क्या है? विश्व शब्द में ही झलकता है। विश्व, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्था, मतलब सब देश का अलग अलग अर्थव्यवस्था होता है, तो विभिन्न विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया वैश्वीकरण क्या कहलाएगी? वैश्वीकरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? संस्थागत। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? तो वाणिज्यिक बैंक भी होगा, क्षेत्रीय बैंक भी होगा, सहकारी बैंक भी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी। इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय बैंक, सहकारी बैंक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर डी, इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का अधिकांश कार्यबल
अधिकांश जो कार्यबल जो है किस क्षेत्र में कार्यरत है? भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? वह है प्राथमिक क्षेत्र। किस क्षेत्र में है? वह है प्राथमिक क्षेत्र। आंसर क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? अब बताइए। अभी हम आपको कुछ बताए थे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? भूमि विकास बैंक को पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता था। भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो वह है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता था। एक क्वेश्चन और बच गया 80 क्वेश्चन में, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कहां? 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? अब बताइए। आप जब बैंक में पैसा रखते हैं तो आपको ब्याज मिलता है, लेकिन तब पर भी इसमें कह रहा है कि आपको इनमें से कोई ऐसा जमा है जिसमें से आपको ब्याज नहीं मिलेगा। वो है करंट डिपॉजिट, जो चालू जमा। चालू जमा जो होता है उसमें आपको ब्याज नहीं मिलता है। अस्थाई जमा, अस्थाई तौर पे आप जमा कर दीजिए पैसे को, आपको ब्याज मिलेगा। आवर्ती जमा कीजिए तब पर ही ब्याज मिलेगा। संचयी जमा कीजिए तब पर ही ब्याज मिलेगा। लेकिन चालू जमा जो होता है उसमें आपको ब्याज नहीं दिया जाता है। किसके द्वारा? बैंक के द्वारा। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त होने के कगार पे है। आप लोगों को बोलना चाहेंगे, कृपया करके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आज का सेशन यही समाप्त होगा। और प्रत्येक दिन आपको एक वीडियो जरूर देखने को मिल जाएगा, साइंस से हो या सोशल साइंस से हो या हिंदी से हो या मैथ से हो। ये प्रत्येक दिन एक सेशन आप मेरे द्वारा जरूर लिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। स्टॉप क्या होती है? स्टॉप कर दिया है।